हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मेरे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ये सॉल्यूशंस देखें। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -5 हैव। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पर आएगा? y एक्सिस पे जहाँ पर 0 है, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब वो x एक्सिस की बात कर रहा है। y इज इक्वल्स टू 0 x एक्सिस के ऊपर ही बनने वाला है, तो ये वाला जो लाइन बनेगा ये होगा y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस का ही इक्वेशन होता है। y इज इक्वल्स टू -5 मतलब जहाँ पर y में -5 होगा, तो यहाँ पर अगर y एक्सिस में -5 है, दैट मीन्स ये वाला जो इक्वेशन होगा ये होगा y इज इक्वल्स टू -5 का। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -5 पैरेलल लाइन्स है। तो वही चीज़ लिखा है कि लाइन्स ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -5 आर पैरेलल, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता तो एक सॉल्यूशन होता। पैरेलल लाइन्स मतलब क्या? कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर 0 सॉल्यूशन है। अगर दो लाइन्स कोइंसिडेंट है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, तो यहाँ पर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्फाइनाइट है। इसीलिए दो लाइन कोइंसिडेंट है मतलब एक ही लाइन की बात हो रही है। जब हम एक लाइन की बात करते हैं, एक लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करने से कुछ इस तरह से होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ एक अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा तो वहाँ पर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। इसीलिए कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। इफ ax प्लस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर and bx plus ay is equals to 0, find the value of x plus y। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर देते हैं, ऐड करने से यहाँ पर x कॉमन आने से a प्लस भी बचता है, वैसे ही y कॉमन आने से a प्लस भी बचता है, और राइट साइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इस वाले टर्म में आप देख सकते हैं कि a प्लस बी कॉमन आ जाता है, बचता है x प्लस वाई। a प्लस बी बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाता है, लेफ्ट में बचता है x प्लस वाई, और इसी का वैल्यू हमें पूछा था जिसका आंसर आएगा a माइनस बी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस ky इज इक्वल्स टू 11 हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पर इक्वेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर a1 है 4, a2 है 2, b1 है -3, b2 है k, और यहाँ पर c1 c2 लिखने की ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको जनरल फॉर्म में लेके आ जाना है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन अगर रहेंगे तो a1 b1 c1, और एक रहेगा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस ky माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को उसके जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 उसका वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना था, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 करना था। इसको सॉल्व करने से k का वैल्यू -3/2 आ जाएगा। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाई द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया है, दैट मीन्स हमारे ग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन बनने वाला है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो अगर हम x के जगह पे 10 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर y का वैल्यू 0 होना चाहिए, वैसे ही अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल रहा है 10,0, 10,0 इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट है 0,10, 0,10 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 का लाइन मिल जाएगा। फिर हमें देखना है कि एरिया बाउंडेड बाई द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर y एक्सिस की बात हो रही है और x एक्सिस की बात हो रही है, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 लाइन जो है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये 10 है। सिमिलरली हाइट भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देख सकते हैं 10 है। दैट मीन्स बेस 10 हो गया, हाइट 10 हो गया। तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा 50 स्क्वायर यूनिट्स। हमें यहाँ पे यूनिट्स नहीं पता है, सेंटीमीटर है ना मीटर है, इसलिए यहाँ पर हम स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म में लेके आ जाना है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया था। फिर हमें लिखना है कि यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 और c2 का क्या वैल्यूज़ है। उसके बाद हमें चेक करना है कि a1 बाई a2 कितना है, b1 बाई b2 कितना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है,
तो यहाँ पर हमें C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। ये वाला कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है दैट मीन्स सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है, और सॉल्यूशन अगर आ रहा होता है दैट मीन्स इक्वेशन जो होता है कंसिस्टेंट हो जाता है। अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो आंसर इनकंसिस्टेंट होता। जैसे कि जब लाइन्स पैरेलल होते हैं, जब कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, इस वाले में नो सॉल्यूशन आता है क्योंकि ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है, तो इस वाले कंडीशन में इनकंसिस्टेंट आता। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x - 2y + 2 इज इक्वल्स टू 0 and 3/2x - y + 3 is equals to 0 is consistent. Also find the coordinates of the points where the graphs of the equations meet the y-axis. इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन को लिखना होगा। इक्वेशन को लिखने के बाद आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे होगा क्या, जब आप x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी तरह से 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में y का वैल्यू निकाल के x का वैल्यू 0 पुट करने से y का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसी तरह से आपको टोटल 3 वैल्यूज़ निकालनी है, 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और इन 3 कोऑर्डिनेट्स को जब हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक लाइन बन जाएगा। तो 2 इक्वेशन है तो हमारे पास यहाँ पर 2 लाइन्स बन जाएंगी ग्राफ में, और ग्राफ बनाने के बाद हम देख सकते हैं कि द ग्राफ्स आर पैरेलल सो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ग्राफ पैरेलल है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि जब लाइन पैरेलल होते हैं, पैरेलल होने से इनकंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट है ये। फिर हमें पूछा है कि ये दोनों लाइन्स वाई एक्सिस पे कहाँ मीट करते हैं, तो वाई एक्सिस मतलब इस वाले एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस मतलब इस वाले एक्सिस की बात हो रही है। और इस एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि एक लाइन जो है 0,3 पे इंटरसेक्ट हो रहा है वाई एक्सिस के साथ, और दूसरा लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है, 0,1 पे मीट कर रहा है। Draw the graph of 2y is equals to 4x - 6, 2x is equals to y + 3 and determine whether this system of linear equations has a unique solution or not. इस क्वेश्चन में भी हमें पहले इक्वेशन लिखना है, फिर y का वैल्यू निकाल देना है। इससे क्या होगा, x का वैल्यू पुट करने से y का वैल्यू आएगा, और इसी तरह से हम 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में y का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू पुट करेंगे, y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दोनों में सेम इक्वेशन है, और दोनों में सेम इक्वेशन से यानी एक ही लाइन बनेगा। यानी इसको कहा जाए तो ये एक टाइप का कैसा बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइन्स बन रहा है। और कोइंसिडेंट लाइन्स में क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता तो यूनिक सॉल्यूशन बनता। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक ही लाइन की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर x एंड y। 141x + 93y is equals to 189, 93x + 141y is equals to 45। इस क्वेश्चन को इजीली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो हमें x + y का वैल्यू मिलेगा। वैसे ही हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x - y का वैल्यू मिलेगा। अगर आपको सिर्फ x + y का वैल्यू पूछा है तो इस वाले स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमें सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल चुका है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड करेंगे, यानी हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू 2 जो है इसे हम इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू -1 आ जाएगा। सॉल्व फॉर x एंड y। x/a is equals to y/b, ax + by is equals to a² + b²। सेकेंड वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया है, लेकिन फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा bx is equals to ay। फिर हम क्या करेंगे, ay को लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो ये बन जाएगा bx - ay is equals to 0। इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/a एंड इक्वेशन 2/b वी गेट। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने से हमको ये 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे, इक्वेशन 3 एंड 4। उसके बाद हम देख सकते हैं अगर हम इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं a² + b² बचेगा। अब देख सकते हैं कि दोनों टर्म में x कॉमन आ रहा है, a² + b² बचेगा, और राइट साइड में a होल इंटू a² + b² है। तो दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि a² + b² कट हो जाएगा, लेफ्ट में बचेगा x और राइट में बचेगा a। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू आ चुका है। फिर x इज इक्वल्स टू a का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा b। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद देखेंगे फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशंस क्या होता है, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। इक्वेशन को देख के हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का वैल्यू लिख सकते हैं। राइट, वैल्यू को लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले अगर आप पहले और लास्ट वाले को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप पहले और दूसरी को इक्वेट करेंगे तो आपको अल्फा का वैल्यू तो पता है, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे आपको बीटा का वैल्यू भी आ जाएगा। अ मैन अर्न्स 600 रुपीज़ पर मंथ मोर देन हिज वाइफ
1/10 of the man's salary and 1/6 of the wife's salary amount to 1500 rupees which is saved every month. Find their incomes. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मंथली सैलरी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड मंथली सैलरी ऑफ वाइफ इज इक्वल्स टू y रुपीज़। क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बोलना है कि यहाँ पर जो मैन का सैलरी है वो वाइफ के सैलरी से 600 ज़्यादा है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 600 प्लस y हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 1/10 ऑफ मैन सैलरी यानी 1/10 इंटू एक्स प्लस 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी यानी 1/6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1500। उसके बाद इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करने से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 5400, x का वैल्यू क्या है 600 प्लस y है, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6000। दैट मीन्स इनकम ऑफ मैन कितना हो गया 6000 रुपीज़ हो गया एंड इनकम ऑफ वाइफ कितना हुआ 5400 हो गया। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज इक्वल्स टू एक्स लिखना होगा एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल्स टू वाई लिखना होगा। अगर यूनिट प्लेस में एक्स है और टेंस प्लेस में वाई है तो इस नंबर को हमें लिखना होगा 10y प्लस एक्स। सपोज एक नंबर है 89, तो 89 को हम कैसे लिख सकते हैं 80 प्लस 9 लिख सकते हैं। यहाँ पर 80 कैसे बन रहा है 8 इंटू 10 करके, और 9 कैसे बन रहा है 9 इंटू 1 करके, यानी जो टेंस प्लेस में होता है उसमें 10 मल्टीप्लाई होता है और जो यूनिट्स प्लेस में यानी वंस प्लेस में होता है उसमें 1 मल्टीप्लाई होता है। उस हिसाब से यहाँ पे नंबर बन जाता है 10y प्लस एक्स, क्योंकि y जो है टेंस प्लेस में है और x जो है वो वंस प्लेस में यानी यूनिट्स प्लेस में है। अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, जैसे यहाँ पे 89 को 98 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 8 हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट हो जाएगा 10x प्लस वाई। क्वेश्चन के हिसाब से हमें सम ऑफ द डिजिट्स दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 और हमें बोला है कि अगर हम दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर 18 मिलेगा। दैट मीन्स पहला वाला नंबर माइनस दूसरा वाला नंबर करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 मिल जाएगा। जो रिक्वायर्ड नंबर था वो था 10y प्लस एक्स, तो y और x का वैल्यू पुट करने से हमें नंबर मिल जाएगा 53। Sita Devi wants to make a rectangular pond on the roadside for the purpose of providing drinking water for street animals. The area of the pond will be decreased by 3 square feet if its length is decreased by 2 feet and breadth is increased by 1 feet. Its area will be increased by 4 square feet if the length is increased by 1 feet and breadth remains same. Find the dimensions of the pond. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पॉन्ड हम x फीट ले लेंगे, फीट यहाँ पर यूनिट ऑफ द लेंथ है, उसी तरह से हम ब्रेथ को y फीट ले लेंगे। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो उस हिसाब से xy स्क्वायर फीट आ जाएगा। लेंथ को 2 डिक्रीज कर देंगे, ब्रेथ में 1 इंक्रीज कर देंगे, तो एरिया जो है 3 डिक्रीज हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2। उसी तरह से दूसरा कंडीशन क्या दिया है, अगर हम लेंथ में 1 इंक्रीज कर देंगे, ब्रेथ को एज इट इज रखेंगे तो एरिया में 4 इंक्रीज हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमें y का वैल्यू 4 मिल जाएगा। इस y के वैल्यू 4 को अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, y की जगह 4 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करने से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 7। दैट मीन्स x क्या था, लेंथ ऑफ द पॉन्ड था जो कि 7 फीट्स है, और y क्या था, ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड था, तो वो हो जाएगा 4 फीट्स। और यही हमें पूछा गया था, डायमेंशंस ऑफ द पॉन्ड यानी लेंथ और ब्रेथ पूछा गया था। द ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी decides to run all the taxis on CNG fuel instead of petrol or diesel. The taxi charges in city comprises of fixed charges together with the charge for the distance covered. For a journey of 12 km, the charge paid is 89, and for journey of 20 km, the charge paid is 145 rupees. What will a person have to pay for traveling a distance of 30 km? हमें यहाँ पर फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू y रुपीज़। क्वेश्चन के हिसाब से अगर 12 किलोमीटर ट्रैवल करने से 89 रुपीज़ लग रहा है, दैट मीन्स एक फिक्स चार्ज होगा प्लस 12 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज़ है ना, तो 12 किलोमीटर के लिए 12 y रुपीज़ होगा और टोटल कॉस्ट जो है 89 पड़ेगा। उसी तरह से 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 145 रुपीज़ पड़ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। फिर y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू 5 मिल जाएगा। तो x और y का वैल्यू पुट करने से यहाँ पर हमें चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर मिल जाता है 215 रुपीज़। अ बोट टेक्स 4 hours टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जिसे कि हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया है, और पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसे हमने y किलोमीटर पर आवर ले लिया है। यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या होगा, y माइनस x किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम में जाएगा तो ऑब्वियसली उसका बोट का जो स्पीड है वो डिक्रीज होगा ना। बोट डाउन स्ट्रीम जाएगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट हो जाएगा y प्लस x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब बोट स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में मूव करेगा
तो क्या होगा, बोट का स्पीड जो है बढ़ेगा। यहाँ पर हमें टाइम अपस्ट्रीम दे दिए 4 आवर, वैसे टाइम डाउनस्ट्रीम भी दे दिए 4 आवर्स। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो उस हिसाब से अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है और अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है y-x है और टाइम तो 4 आवर दिया है। उसी तरह से डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है कितना है 44 किलोमीटर है और डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है y+x है और टाइम तो 4 आवर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y-x मिलेगा 5 और y+x मिलेगा 11। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन ही तो सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड से सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना मिला 3 किलोमीटर पर आवर मिला और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना मिला 8 किलोमीटर पर आवर मिला। अमित बॉट 2 pencils and 3 chocolates for 11 rupees and Sumit bought 1 pencil and 2 chocolates for 7 rupees. Represent the situation in the form of a pair of linear equations. Find the price of 1 pencil and that of 1 chocolate graphically. हमें price of 1 pencil पूछा है इसीलिए उससे हमें x रुपीज़ ले लिया है। वैसे हमें price of 1 chocolate पूछा है जिससे कि हमने y रुपीज़ ले लिया है। दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर देंगे और उनका ग्राफ बनाएंगे तो 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा और यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेंगे। हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेगा, दैट मीन्स हमें 1 सॉल्यूशन एक मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वही यूनिक सॉल्यूशन हमको चाहिए। यहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, 1,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू 1 आ रहा है और y का वैल्यू 3 आ रहा है। इसीलिए प्राइस ऑफ 1 पेंसिल क्या हो गया, x रुपीज़ यानी 1 रुपीज़ हो गया एंड प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट क्या हो गया, y रुपीज़ यानी 3 रुपीज़ हो गया। 7x - 5y - 4 is equals to 0 is given. Write another linear equation so that the lines represented by the pair are intersecting, coincident and parallel. Intersecting lines के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, a1/a2 is not equal to b1/b2। उसी हिसाब से अगर हम अनदर इक्वेशन लिखेंगे तो 8x + 9y - 8 is equals to 0 होगा। वैसे चाहे तो हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने कैसे बनाया, हमें बस देखना है कि a1/a2 is not equal to b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 यहाँ पर 7 है, b1 यहाँ पर 8 है, तो यानी 7/8 हुआ। b1 यहाँ पर -5 है और यहाँ पर b2 कितना है 9 है, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। उसी तरह से आप इस कंडीशन को यूज़ करके कोई और इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 2 14, 5 2 10, 4 2 8। इस तरह से क्या होगा, जब आप a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे सबका रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2 चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ऊपर से 14x पूरा कॉपी किया है, -10y पूरा कॉपी किया है। इस हिसाब से जो फर्स्ट 2 रेशियो से इक्वल आ जाएंगे और थर्ड रेशियो को अनइक्वल करने के लिए मैंने क्या किया है, -3 कर दिया है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं अगर हम a1/a2 करते हैं यानी 7/14 करते हैं तो ये 1/2 आता है। उसी तरह से अगर हम -5/- 10 करते हैं तो ये भी 1/2 आता है। लेकिन अगर हम -4/- 3 करते हैं तो ये 4/3 आता है। तो डेफिनेटली ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x - 3y is equals to 9 intersects the y axis at। हमें बोला ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। y एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। अगर कोई पर्टिकुलर लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0 और कोई लाइन अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, y। एक लाइन है जो कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू 0 मिल चुका है। इसको सॉल्व करने से इक्वेशन में अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इसे सॉल्व करने से हमें y इज इक्वल्स टू -3 मिल जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन y एक्सिस को 0, -3 में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपके पास कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।